हाँ भाई, तो मैं कह रहा था यार कि कोई कॉइल है, उसमें अगर हमें करंट क्रिएट करना हो, पहले तो इसको लूप होना चाहिए, एक लूप है, इसमें करंट क्रिएट करना हो तो हम क्या करते थे, कभी उसमें नॉर्थ पोल पास लाते थे, कभी दूर लाते थे। याद है यार फैराडे का एक्सपेरिमेंट, उसने क्या किया था कि मैग्नेट को पास लाना दूर लाना, उससे करंट क्रिएट होता था। वो क्या यूज कर रहा था, मैग्नेट यूज कर रहा था। लेकिन मैग्नेट भी क्यों यूज करें, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाने के लिए मैग्नेट जरूरी थोड़ी है, क्या करंट कैरिंग कॉइल भी तो मैग्नेट देती है। तो अब हम बस मैग्नेट की जगह क्या यूज करने वाले हैं, यानी एक करंट कैरिंग कॉइल अपने अंदर के मैग्नेटिज्म को बदल के दूसरी करंट कैरिंग कॉइल को क्रिएट करेगी, यानी दूसरी कॉइल में करंट बहाएगी। तो ये क्या हो गई, एक ही बिरादरी की बात हो गई। करंट कैरिंग कॉइल ने दूसरी कॉइल पे करंट फ्लो कराया, तो एक ही म्यूचुअल बात हो गई कि मतलब एक डॉक्टर ने दूसरे को भी डॉक्टर बनने के लिए इनकरेज किया। तो ये म्यूचुअल बात हो गई यार, बल्कि एक डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर को एमएस करने के लिए इनकरेज किया। तो एक तो एमएस बनने के रास्ते पे है ही, उससे भी कहते भैया तुम भी मास्टर्स करो। तो ये क्या हो गया, म्यूचुअल इंडक्शन। तो एक करंट कैरिंग कॉइल अपने अंदर देखो मैग्नेटिज्म लाएगी, जैसे इसमें करंट फ्लो करेगा तो इसके अंदर क्या आएगा, मैग्नेटिज्म। देखना चाहेंगे, ये देखो यार, जैसे इसमें, इधर ध्यान दो यार, कॉइल का करंट खत्म हो जाएगा। हाँ भाई, जैसे इसमें करंट फ्लो किया तो मैग्नेटिज्म आया, और मैग्नेटिज्म देखो यार जब तक ग्रो किया डेवलप हुआ तब तक करंट फ्लो किया, और जैसे ही ग्रो होना बंद वैसे ही बंद नहीं हुआ है, हो नहीं पाया है, मान लो बंद हो गया। ये करंट तभी तक फ्लो करेगा जब तक यहां मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव चल रहा है। बात क्लियर है। तो एक कॉइल ने अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी, और जब तक वो डेवलप हुई तब तक इसमें क्या आया, करंट, और जैसे डेवलप होना बंद हो गया वैसे ही करंट बंद हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ रहे हैं। तो इसी को हम क्या नाम दे रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। तो अब यार म्यूचुअल इंडक्शन आया है तो थोड़ी सी मैथमेटिक्स हम लोग चेंज करने वाले हैं म्यूचुअल इंडक्शन के लिए। यहां हम लोग करेंगे तो यार यहां पे हमने बात करी है दो कॉइल की। एक कॉइल जिसमें करंट हम देने वाले हैं वो क्या है, प्राइमरी कॉइल, यानी ये वो कॉइल है जो इंड्यूस कराएगी, और इसका नाम मैं दे देता हूं सेकेंडरी कॉइल। ये वो कॉइल है जिसका इंडक्शन होगा, यानी यार इसके चलते इसके अंदर भी करंट फ्लो करेगा। मैंने लूप पूरा कर दिया, नहीं तो कोई कहे करंट कैसे फ्लो करेगा। इसका भी अपना बैटरी वैटरी लगा होगा, वो मैं नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है। तो बता किसी भी चीज में ईएमएफ क्या होता है, माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, यही तो होता है। मैं इसको थोड़ा सा और बदल के लिख रहा हूं, माइनस डी बाई डी टी ऑफ एन फाइव। तो कोई दिक्कत थोड़ी होना चाहिए, एन तो बाद में बाहर आ ही जाता है, ये होता है यार। अब मैं कहता हूं यार कि इस प्राइमरी ने यहां जो फ्लक्स दिया है, यहां जो फ्लक्स दिया है वो फ्लक्स इस बी की वजह से आया है, और बी इस आई की वजह से आया है। क्या मैं कह सकता हूं यार कि फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल है, इस पे आया हुआ फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल है, बी के। अरे फ्लक्स बी इंटू एरिया होता है कि नहीं, और बी चलो यार मैं बी इंटू एरिया ही पूरा लिख देता हूं, बी इंटू एरिया, थीटा ईटा भी इन्वॉल्व होगा, चलो पूरा ही लिख देता हूं। और ये पूरा किसके प्रोपोर्शनल है, आई के। तो आई के अलावा क्या बहुत सारा कुछ आएगा, क्योंकि बी का फॉर्मूला पता नहीं क्या है, लेकिन हाँ जो भी है वो समथिंग इंटू आई होता है कि नहीं। तो ले दे के मैं कह रहा हूं यार फाई के फॉर्मूला ले दे के किससे रिलेटेड है, आई के, आई से रिलेटेड है नहीं, और उसके बगल में बहुत सारी चीजें और भी हैं। तो हम इन बहुत सारी चीजों को क्यों कैरी करें, क्यों ना हम उसको एक नाम दे दें। आई के अलावा जितनी भी फालतू की चीजें हैं इंक्लूडिंग एन, एक्चुअली एन भी तो आने वाला है, तो मैं कह रहा हूं फाई अकेले को नहीं, इसको भी लपेटो, एन को भी।
तो यहां n भी आ गया, यहां n के अलावा बहुत सारा फालतू की चीजें। फालतू की चीजों में क्या क्या हो बता सकते हो यार? इन फालतू की चीजों में n होगा, b होगा, थीटा होगा, नहीं, और सबके बाद एरिया होगा, उसके अलावा क्या होगा? i। तो यार जितनी चीजें इस i के अलावा हैं उनको हम नहीं देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बदलेगा क्या? अरे भाई करंट लाने के लिए बदला क्या है? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड बदलने के लिए बदला क्या है? करंट बदला है। तो बाकी चीजों से हमें क्या मतलब? वो तो फिक्स ही रहना है। तो उन फिक्स चीजों को सामूहिक रूप से हमने एक नाम दे दिया है m। m क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। यार म्यूचुअल इंडक्शन तो इस घटना का नाम है, जो घटना हुई है। दिस इवेंट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन? एक कॉइल की वजह से दूसरी कॉइल में करंट होना, प्रोड्यूस होना इज म्यूचुअल इंडक्शन, है ना। और उस म्यूचुअल इंडक्शन के लिए हमने एक टर्म डिफाइन किया, क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। मुझे बताओ, फाई हम जानते थे कि फाई फ्लक्स होता है। ये यहां पे मैंने क्या लिखा है? एन फाई। फाई क्या होता था? फ्लक्स। तो एन फाई को कुछ नया नाम देना पड़ेगा। अरे भाई फाई फ्लक्स होता है ना, एन फाई को भी फ्लक्स बोलेंगे तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैंने यहां एन फाई को नाम दिया है क्या? लिंकेज फ्लक्स। क्या नाम दिया है? लिंकेज फ्लक्स। ऐसी बस। देखो यार, एक कॉइल होती तो फ्लक्स टकराता, एन कॉइल है तो एन गुना फ्लक्स टकरा गया, लिंकेज बढ़ गया नंबर ऑफ टर्न की वजह से, तो वो क्या हो गया? लिंकेज फ्लक्स। तो लिंकेज फ्लक्स के फॉर्मूले में आई के अलावा जितना सारे पैरामीटर आते हैं उन सबको हमने एक नाम दे दिया है, और उसका नाम क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये किन पे डिपेंड करता होगा? डिपेंड्स ऑन एरिया पे, और ओरिएंटेशन से मेरा मतलब है एंगल, डिस्टेंस पे नहीं। अच्छा बताओ, मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस रिलेटेड होती है कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड मत बोलो क्योंकि उसमें आई भी आ जाएगा। अरे मैग्नेटिक फील्ड तो आई में भी डिपेंड करता है, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड वर्ड नहीं बोल रहा हूं। उसके क्या मैग्नेटिक फील्ड में आई के अलावा क्या होता था? दूरी होती थी, नहीं। ओरिएंटेशन से मेरा मतलब है कि इसको घुमा दिया जाए इधर उधर तो भी क्या फ्लक्स में अंतर आएगा कि नहीं? तो एम इन बातों पे डिपेंड करता होगा, नहीं। उसी चीज का नाम एम रखा। अब एम रखते ही क्या यहां पे एक सुधार और हो गया? क्या माइनस डी बाई डी टी एन फाई ये फॉर्मूला था, और एन फाई को हम क्या लिखने लगे हैं? एम आई। तुम्हें पता चला यार एम आई वाले ने अपना नाम एम आई क्यों रखा है? इसीलिए। तो एम बाहर आ गया। अब ये फॉर्मूला क्या बन गया? डी आई बाई डी टी। शायद इसलिए कि ईएमएफ का फॉर्मूला जो कि पहले ये हुआ करता था, फैराडे तो यही बताए थे, अब हम उसका फॉर्मूला इतना गंदा नहीं दिखाना चाहते हैं। अब फॉर्मूला एम डी आई बाई डी टी है, पहले क्या था? डी फाई बाई डी टी। तब हम कहते थे यार फ्लक्स बदलने की कोई वजह हो, उसकी वजह से ईएमएफ आता है। अब मैं कह रहा हूं फ्लक्स बदलने की वजह तो क्लियर है, केवल करंट बदल रहा है, तो डी आई बाई डी टी होगा तो ईएमएफ आएगा नहीं। और डी आई बाई डी टी के अलावा क्या पता होना चाहिए? एम पता होना चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो जब भी हमें एम, या देखो एम निकालना एक एक्सपेरिमेंटल काम है, देखा जाए तो एम निकालने के लिए जरूरी नहीं है कि हम इसमें कोई मैथमेटिकल बातें करें। भाई इसमें इस कॉइल में डी आई बाई डी टी कितना करंट का रेट है ये पता कर लो। भाई इस कॉइल के मेजरमेंट से डी आई बाई डी टी पता कर लो। फिर इस कॉइल में कितना ईएमएफ आया है ये पता कर लो। अरे वो उसमें करंट से पता चल जाएगा, रेजिस्टेंस से पता चल जाएगा, ये पता तो एम आ जाएगा। यानी ये एक एक्सपेरिमेंटल काम है। ऑब्वियसली यार कॉइल को इधर हिलाओगे डुलाओगे तो एम भी वेरी करता रहेगा, यानी अलग अलग ओरिएंटेशन के लिए एम अलग अलग होगा। तो एम जनरली एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, बट कभी कभी कोई जबरदस्ती के क्वेश्चन बना देता है। तो एम कैसे लाया जाता है? एम इज फाइंड बाय एक्सपेरिमेंट जनरली, यानी इसमें मैथमेटिक्स लगाना थोड़ा मुश्किल काम है, तो जनरली एम मैथमेटिकली लाया जाता है। क्या ये एम लाने का लॉजिक समझ में आया कि एम की एंट्री क्यों हुई है? एम की एंट्री इसलिए हुई है कि इतनी सारे सामान से हम
छुटकारा पाना चाहते थे, तो उन फालतू की चीजों को जो आई के अलावा है उनको हमने एक नाम दे दिया है एम। बस इतनी सी बात है। तो एम लाने के स्टेप्स क्या बन गए? लिंकेज फ्लक्स के फॉर्मूले में आई के अलावा जो कुछ आता है वही एम होता है। क्या बात समझ में आ गई है? क्लियर है भाई? बहुत बढ़िया। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा हजम करते जाओ, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे ही होते हैं। एम की वैल्यू अक्सर क्वेश्चन में दी जाती है और कभी कभी निकालना भी पड़ती है, तो अभी हम लोग निकालना सीखेंगे। छुटकारा पाने से फायदा ये हुआ कि ईएमएफ का फॉर्मूला कितना शानदार बना है। वरना अगर तो सारे टर्म यहां कैरी करते तो ईएमएफ का फॉर्मूला बनता कुछ 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 इंटू डी आई बाई डी टी। अभी कुछ 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 बहुत कुछ को क्यों ना एक नाम दे दिया जाए, इसलिए लोगों ने नाम दे दिया है। अच्छा, कोई भी नाम आने से चीजें आसान हो जाती, ये मत सोचो यार, हमारे लिए सब मुश्किल ही होना है। तुम मत रखो भाई। बोलने का मन करता है साइंटिस्ट को कि इतनी सारी चीजों को अब किसी को कन्वे करना है कि डी आई बाई डी टी के अलावा, तो क्यों ना उसको नाम रख दिया जाए। बस ऐसे ही भाई, नाम हमारा ना होता तो क्या दुनिया में काम ना चलता? बस ए ओ ऐसे करके काम चलाना पड़ता। ऐसे थोड़ा सा आसान हो जाता है कि हाँ हम ही से बात कर रहे हैं। अभी पीछे से कोई आवाज करता है ए इधर आओ, तो सब बोलते हैं हमसे कहा गया, हमसे कहा गया। ये दिक्कत हो जाती। नाम इतनी जरूरी चीज थोड़ी है क्या भाई? ईएमएफ का फॉर्मूला एन डी फाई बाई डी टी था, यही फॉर्मूले से सारे काम चल जाते, बस 2 लाइनें आगे बढ़ाना पड़ती, मगर रखा गया है तो अब ठीक है, उसके बारे में बात करना पड़ेगी। इसकी यूनिट क्या होती है यार? एम की यूनिट एसआई यूनिट। एसआई यूनिट अगर तुम उसका डिसेक्शन करके निकालोगे तो कुछ अलग आएगी। हम इसको हेनरी बोलते हैं साइंटिस्ट के नाम पे। इसकी यूनिट क्या है? हेनरी। फ्लक्स की फाई की यूनिट होती थी वेबर। ये सब नाम ये साइंटिस्ट के नाम पे दिए गए हैं, ये नाम साइंटिस्ट के नाम है। वैसे अगर निकालोगे तो किलोग्राम मीटर सेकंड में भी कुछ ना कुछ आएगा ही। इतनी बातें क्लियर है भाई? लोग नोट कर लिया है? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं यार। अगर कोई जबरदस्ती का क्वेश्चन बना ही दे कि एम निकालो, क्या बना दे? एम निकालो, तो कैसे निकालेंगे? तो मैंने उसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल दिया है। ये एन टर्न की एक सर्कुलर कॉइल है। ये एन टर्न की स्मॉल आर रेडियस की एक सर्कुलर कॉइल है। यहां से डी दूरी पर एक करंट कैरिंग वायर है, स्ट्रेट वायर है। ठीक है यार, बताओ किसको प्राइमरी कहने का मन कर रहा है? इसको हम क्या कह सकते हैं? प्राइमरी। किसको सेकेंडरी कहें? सेकेंडरी नहीं। और हमें क्या लाना है? म्यूचुअल इंडक्टेंस लाना है। इसमें एन टर्न है और स्मॉल आर की रेडियस है, कैपिटल आर ना लिखें, स्मॉल आर की रेडियस, छोटी सी कॉइल है। ठीक है, तो मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस लाने के स्टेप क्या थे? लिंकेज फ्लक्स। लिंकेज फ्लक्स सोचना होता है किससे एसोसिएटेड? एसोसिएटेड विद सेकेंडरी। यस, इस सेकेंडरी से एसोसिएटेड हमें क्या सोचना पड़ता है? लिंकेज फ्लक्स। लिंकेज फ्लक्स होता क्या है? एन सेकेंडरी का और फाई ड्यू टू प्राइमरी। ऐसे सोचे यार, एन किसका होता है? सेकेंडरी का। और फाई किसकी वजह से होता है? प्राइमरी की वजह से नहीं। अब मुझे बता यार, फाई क्या होता है? बी इंटू एरिया। तो यार वैसे तो बी यहां से यहां तक अलग अलग होगा, लेकिन हम स्मॉल कॉइल के लिए मान लेते हैं, क्योंकि और कुछ करके हम निकाल भी नहीं पाएंगे। तो हम क्या कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये कॉइल का सेंटर अगर डी दूरी पे, तो पूरी कॉइल डी दूरी पे है। छोटी सी कॉइल है तो यार पूरी कॉइल डी दूरी पे है, तो क्या पता यार वहां का बी क्या लिखोगे? अच्छा, यहां cos 0 भी लिख दो। क्यों? क्योंकि यार इस करंट कैरिंग कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड कहां आने वाली है? अंदर। और कॉइल का एरिया वेक्टर भी कहां है? अंदर। इसी के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं कि ये कॉइल का एरिया वेक्टर कहां है? अंदर। तो cos 0 हो गया। हाँ यार, इस प्लेन में कॉइल रखी है, इस प्लेन में कॉइल रखी है,
तो कॉइल का प्लेन ये है, एरिया वेक्टर कहां होगा, अंदर। करंट ऐसे है, डसोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कहां है, ये अंदर। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0, अंदर अंदर 0। तो मैंने यहां cos 0 लिख दिया, कहां कोई अपराध किया है। सब यार शुरू से आखिरी तक की चीजें रिलेटेड हैं यार, कहां मैग्नेटिक फील्ड में हमने ये सब एरिया वेक्टर की बातें करी थी। चलो अब मैं कह रहा हूं बी भी तो लिखा जा सकता है आई के टर्म में। क्या होता है बी, यस, इसी दिन के लिए हमने सब पढ़ा था। एन सेकेंडरी, बी की जगह क्या लिख देते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी इंटू पाई आर स्क्वायर। आई को किनारे पहुंचा देते हैं, क्यों, क्योंकि आई नहीं चाहिए। क्या बताओ, याद आया यार, इस लुक में देखो तो एम आ गया, एम क्या आ गया, एम ये आ गया, एन म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल कर दो, ये एम आ गया। समझ गया यार। देखो यार अब तुम चाहोगे तो एम के फॉर्मूले रटना तो मुश्किल काम है, इसलिए इतनी सी कड़ियां जोड़ना है। लिंकेज फ्लक्स निकालो, आई के अलावा जो आए वो एम है। समझ गए बात को, बिल्कुल लिख लें। अगर 45 है और सेमी इनफाइनाइट बिल्कुल आधा ही है तो 0 भी तो हो सकता है। अगर एकदम कॉर्नर उसके सामने ही है तो वो 0 नहीं हो जाएगा। सेमी इनफाइनाइट जनरली 0 वाले को ही बोला जाता है, एक तरफ 0 और एक तरफ 90। हाँ, एक तरफ साइन 0 एक तरफ साइन 90, ये इनफाइनाइट है भाई। है तो यार ये रटने के लिए नहीं मैं स्टेप समझा रहा हूं भाई, क्योंकि यार कितनी सारी चीजें आ रही हैं तो क्या इतना रट पाओगे तुम। इतना लॉजिक याद रख सकते हो कि एन सेकेंडरी का और फाई किसकी वजह से, प्राइमरी की वजह से, बस दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। आई के अलावा जो आएगा वही एम है, आई के अलावा जो आएगा वही एम है। क्या ये बात समझ में आ गई भाई। तो इसी का अगला क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए दिया है। एक सर्कुलर क्वाइल है, अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए लिखा होगा सर्कुलर क्वाइल, उसी के आगे भाई। हाँ, एक बड़ी सर्कुलर क्वाइल है कैपिटल आर रेडियस के, और उसके सेंटर पे यही वाली क्वाइल उठा के रख दी गई है। क्या देख पा रहे हैं, तो बना नहीं पाएंगे, मैं बनाता हूं भी। बस इतना ही बदलना है कि बी जगह के आ जाएगा। बताओ, एक बड़े सर्किल रिंग के सेंटर पे अगर ये कॉइल रखी होती तो बड़े सर्किल की वजह से सेंटर पे बी का फॉर्मूला क्या होता, म्यू नॉट आई बाई 2r। बस उतना ही बदलता, वही आंसर में बदल जाता। क्या समझ गए हो। अगला क्वेश्चन तो कर लो, क्यों बताया जाए। ये देखो जरा, बड़े वाले में कितने टर्न बोले गए हैं, N1। बड़े वाले में कितने टर्न है, N1। इसमें कितने हैं, इसमें N1 है और इसमें N2 है। छोटे वाली की रेडियस स्मॉल r है और बड़े वाली की रेडियस कितनी है, कैपिटल R। प्राइमरी किसको मानने का मन कर रहा है, बड़ा वाला प्राइमरी है। ये क्या है, प्राइमरी, और ये क्या है, सेकेंडरी। तो मुझे बताएं हमें क्या करना होता है लिंकेज फ्लक्स निकालने के लिए। लिंकेज फ्लक्स किससे एसोसिएटेड निकालना होता है, लिंकेज फ्लक्स एसोसिएटेड विद सेकेंडरी। तो क्या लिखोगे, N1 इंटू फाई, फाई किसकी वजह से, ड्यू टू प्राइमरी। ठीक है, अब फ्लक्स के बारे में सोचो, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है,
क्या होता है? तो बी ए कॉस 0। अब बी के बारे में सोचो, म्यू नॉट आई बाई 2r तब होता जब उसमें एक टर्न होता। इसमें कितने टर्न है यार? इसमें n2 टर्न है। तो अगर n2 टर्न है तो b भी तो n2 टाइम्स हो जाएगा, यानी इसमें अभी सामान बढ़ गया है, बढ़ गया है। तो बताओ यार, i के अलावा कितना सारा आया है? n1 आया है, n2 आया है, 2r आया है, पाई आर स्क्वायर आया है। ये i के अलावा यही क्या है? m। समझ गया यार? तो स्टेप याद रहेंगे या आंसर रटने का मन कर रहा है? स्टेप ही याद रख पाएंगे भाई। ये हाँ यही 2-4 घुमा फुरा के पूछे जाएंगे, इसमें बहुत ज्यादा संभावनाएं नहीं है। एक ही दो ये जैसे स्ट्रेट वायर होगी, एक संभावना एक इसकी और एक अगली है, बस 3-4 संभावनाएं हैं जो म्यूचुअल इंडक्टेंस में पूछी जा सकती हैं। तो अगला वाला यार समझ गए होगे तो अगला वाला ट्राई करना स्टार्ट करें। अगला मैंने क्या बोला है? एक्सिस ऑफ द रिंग। पीछे से कुछ याद करोगे तो समझ आ जाएगा कि ये क्या है। ये नोट कर लिया भाई लोग? ऐसी सोचो यार, एक प्राइमरी कॉइल है और उस प्राइमरी कॉइल में टर्न दिए हैं क्या? इसमें कोई टर्न दिए हैं क्या? कितने? इसमें n2 टर्न्स हैं, ऐसे n2 टर्न है और इसकी एक्सिस पे एक छोटी सी कॉइल रखी है जिसमें कितने टर्न है? n1 टर्न है। अच्छा, ये दोनों प्लेन वाइज सामने सामने हैं। अब वो सामने सामने दिख भले नहीं रहा है, तुम्हें ये कंसीडर करना ऐसा एक लूप है और उसके सामने ऐसा एक लूप है। नहीं, तुम्हें याद है ना, एक ऐसा लूप हो तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक्सिस के अलोंग होती है, यानी इसकी मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के अलोंग ऐसे होती है। क्या ये बात याद है कि नहीं है? एक तरफ से एंट्री करती है और दूसरी तरफ से बाहर निकलती है। तो मैंने कोई एक तरफ मान लिया है। कुछ और बोलूं या फिर करने वाले हो? दोनों कॉइल की एक्सिस मैच कर रही हैं, दोनों के सेंटर कॉमन लाइन पे हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर कट इमेजिन करें। हाँ हाँ वही लगेगा, बिल्कुल वही लगेगा। क्या ये फॉर्मूला बना पाएंगे भाई? पुरानी मेमोरी को यूज करके बना ले गए तो बना ले गए। अगर तुम्हें लगता है कि ये रटना पड़े तो ये बहुत मुश्किल टास्क है। जब भी पूछे जाएंगे ये सेट क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। स्टेप फॉलो करना स्टार्ट करें। स्टेप फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। लिंकेज फ्लक्स, फ्लक्स ऑन सेकेंडरी ड्यू टू प्राइमरी, यही तो करते हैं। तो n1 इंटू फाई। अब बताओ फाई क्या होता है? b एरिया cos 0। क्या बताओ, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन और इसका एरिया वेक्टर 0 डिग्री पे है कि नहीं? अच्छा, जब भी क्वेश्चन आएगा 0 का ही आएगा यार, इसमें कोई मजाक थोड़ी चल रहा है। अच्छा बताओ, इसको 90 डिग्री पे रख दें ऐसे, तो बताओ फ्लक्स क्या हो जाएगा? तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा? अगर कल को ऐसा क्वेश्चन पूछ दें तो m0 लिख देना, अगर ऐसा कभी आ जाए। संभावना ये भी है भाई, नहीं हो सकता। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री रख दे, अगर कोई पूछे इसमें फ्लक्स ही नहीं जाएगा भाई, म्यूचुअल इंडक्शन ही नहीं होगा। क्या ये बात समझ पा रहे कि नहीं? ये भी खेल हो सकता है। चलो फिलहाल हम म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालते हैं। अब बी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या याद है किसी को? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर। लेकिन यार ये एक कॉइल की वजह से था,
इनटू क्या कर दोगे N2। अब देखो यार कुछ भयानक सा लग रहा है भाई, पहले तो यही रट जाए, फिर उसमें इतना और मल्टीप्लाई करना है। तो I के अलावा जो कुछ है, I के अलावा जो कुछ भी आया है, क्या आया है, म्यू नॉट N1 N2 पाई कैपिटल R स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर। यही क्या है, यही क्या है, m है। समझ गया यार, I के अलावा जो कुछ है वही m है। ये वर्स्ट केस है कि मतलब N1 भी हो N2 भी हो सब कुछ हो तो इतना आ जाएगा, क्रम से सोचोगे तो सब याद आ जाएगा। डन, कोई दिक्कत है भाई? इलेवेंथ आसान चीज है। 11 मतलब इजी टू डाइजेस्ट है, आसान नहीं, इजी टू डाइजेस्ट है। पूरा मैग्नेटिज्म बेकार है, EMI वाला इतना भी बेकार नहीं। एक तो तुम लोग यार इसको एंजॉय नहीं कर रहे हो, इस पहली इमेजिन करो यार कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक करंट कैरिंग वायर दूसरे के अंदर करंट फ्लो करा रहा है। ठीक, नोट कर लिया भाई? ये कितना फॉर्मूला बेस्ड है भाई, इसमें तो इधर पूछने जाएगा, ये लिमिट क्रॉस कर रहा है। यहां पर ये एक आइडियल सोलेनाइड है, क्या है ये, आइडियल सोलेनाइड, जिसमें जनरली स्मॉल n दिया जाता है, जो होता था टर्न पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इसकी L दे दिया जाए, तो बताया टोटल नंबर ऑफ टर्न क्या हो जाएगा, बिल्कुल छोटा स्मॉल इंटू L को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल N। ये ऐसा कभी हो सकता है, नहीं N दे दिया जाए, मैं बल्कि इसका नाम N1 रखने वाला हूं, टोटल नंबर ऑफ टर्न। ठीक है, इसके चारों तरफ हमने एक और कॉइल लगाई है जिसका नाम सेकेंडरी कॉइल है। इसमें कितने टर्न है, N2 टर्न है। इसमें कितने टर्न है, N2 टर्न है। यानी यार N1 टर्न की एक कॉइल आइडल सोलेनाइड के ऊपर N2 टर्न का एक, तो इनमें से कोई एक प्राइमरी है। मैं यार इसको प्राइमरी मानने वाला हूं, इसको, ये प्राइमरी है और ये क्या है, सेकेंडरी है, नहीं। और हमें इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस लाना है, प्राइमरी सेकेंडरी कॉम्बिनेशन का क्या लाना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो तुम क्या करोगे यार, फिर से वही, सबसे पहले लिंकेज फ्लक्स लिखोगे, ठीक है। अच्छा, इसका रेडियस R1 है और इसका रेडियस R2 है, नीले वाले का। लिंकेज फ्लक्स क्या होगा, N1 नहीं N25। प्राइमरी कौन है, ये प्राइमरी है ना, तो लिंकेज फ्लक्स किससे निकाला जाता है, तो लिंकेज फ्लक्स सेकेंडरी का, हाँ तो N2 लिखा है, N2 लिखा है। और फाई किसकी वजह से, ड्यू टू प्राइमरी, फाई किसकी वजह से, ड्यू टू प्राइमरी। अब मुझे बताएं फाई की जगह क्या लिखें, बी इंटू एरिया। अच्छा तुम बताओ जरा, एरिया मुझे पाई R1 स्क्वायर लिखना चाहिए या पाई R2 स्क्वायर। अब तक हम हमेशा सेकेंडरी का रेडियस लेते आए हैं, मगर पहली बार मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड सोलेनाइड के अंदर ही अंदर होता है या बाहर भी होता है, अंदर होता है। तो जब उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो R2 लेने का कोई मतलब, यानी यहां हमें क्या लेना है, एरिया की जगह पाई R1 स्क्वायर, यानी प्राइमरी वाले का, सोलेनाइड का।
R2 लेने की जरूरत, क्योंकि उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो फ्लक्स जहां है वही तो लोगे ना यार। ये पहली बार कर रहे हैं हम लोग। N2 B इंटू एरिया cos 0, ठीक है, N2 आ गया। अब B की जगह क्या, म्यू नॉट स्मॉल n आई। अरे सोलेनाइड, आइडल सोलेनाइड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट स्मॉल n आई। तो अब यार स्मॉल n लिखने का मन कर रहा है तो ठीक है, नहीं लिखने का मन कर रहा है तो स्मॉल n की जगह क्या लिख सकते हैं, n1/l, ताकि सेम डायमेंशन की चीज बनी रहे। तो ये फॉर्मूला बन गया म्यू नॉट n1 n2 पाई आर स्क्वायर बाई l इंटू क्या i। तो ये क्या गया m का आंसर क्या आ गया, म्यू नॉट n1 n2 पाई आर स्क्वायर बाई l। तो यार n1 किसका n2 किसका, इसमें कंफ्यूजन है ही नहीं है, एक का n1 एक का n2। r किसका, ये r रेडियस ऑफ सोलेनाइड है यार, ठीक है यार। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला, ये भी बहुत रेयर है, शायद पूछा जाए कभी। क्लियर है भाई लोग? सर आप आंसर की पीडीएफ दे दिया क्लास के बाद, अगर सेव होती है। यही नहीं कर पाता मैं, सेव होती है यार तो पता नहीं कैसे होती है। मनीष सर करते हैं ना, उनका अलग बोर्ड है यार। सर मतलब फिर भी सेव तो होती होगी ना। इतनी बात क्लियर है। और ये जो इतना हार्ड कॉपी दिया गया, ये कम पड़ रहा है क्या? नहीं आया जाके तो काम छोड़ दिया, सीखना पड़ेगा यार, काम मत बढ़ाओ, मैं मिटा देता हूँ इसको जगह जगह। नोट कर लिया भाई? क्या करना है? हाँ यही करता हूँ मैं, देखो इससे पहले वाला आज का सब कुछ है इसमें, पीडीएफ बनाना नहीं पता। म्यूचुअल इंडक्शन क्लियर हो गया भाई। अब हम लोग आ जाते हैं सेल्फ इंडक्शन में। एक कॉइल का फीचर क्या है कि उसके अंदर से फ्लक्स बदलेगा तो उसका अपोज करेगी कॉइल। क्या बताओ, इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आई है, इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आई है, किस वजह से? इसके अपने ही करंट की वजह से। इस कॉइल के अंदर इसके अपने ही करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई, बढ़ने लगी। तो इसने क्या कोशिश की कि अपने करंट के खिलाफ एक बैटरी लगा दी जो उल्टा करंट फ्लो कराना चाह रही थी। नहीं समझे? ये कुछ ज्यादा ही हो गया। मतलब अच्छा, तुमने थोड़ा देर पहले ये बात गौर नहीं की कि जब मैं ये कॉइल दिखा रहा था तो उसका करंट धीरे धीरे क्यों डेवलप हुआ? भाई जैसी बैटरी जोड़ी तुरंत करंट आ जाना चाहिए था। ये धीरे धीरे डेवलप होने की कहानी यही है कि ये कॉइल अपना भी अपोज करती है, यानी अपने ही करंट से सरप्राइज हो रही, अरे मैग्नेटिक फील्ड आ गई। ये कॉइल की अपनी ही मैग्नेटिक फील्ड आई और कॉइल उसी से इंड्यूस हो गई। भाई कॉइल का नेचर है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसके खिलाफ ईएमएफ लाना है। यहां मैंने यार देखो एक थोड़ी देर के लिए बैटरी दिखाई थी, ये बैटरी क्यों दिखाई थी? क्योंकि जैसे ही एक्सटर्नल बैटरी ने करंट फ्लो कराने की कोशिश की, अंदर ही अंदर इन फैराडे लॉ के हिसाब से एक अपोजिंग बैटरी आई और वो बैटरी उस करंट को डेवलप होने देना नहीं चाह रही थी। लेकिन हां, अल्टीमेटली जीत इसी की होगी। थोड़ी देर तक अपोज करेगा और फिर सारा कुछ मामला स्टीडी हो जाता है। यानी ये मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे डेवलप होने के पीछे की कहानी क्या है कि इसने अपने ही खिलाफ जाके अपने करंट को बढ़ने नहीं दिया। नहीं समझे? यानी अब प्राइमरी कौन है? अब प्राइमरी कौन है? ये खुद कॉइल होती ना, कॉइल प्राइमरी सेकेंडरी होती है, तो प्राइमरी कॉइल कौन है? सेकेंडरी कौन है? ये खुद ही। बस यही है। म्यूचुअल इंडक्शन में प्राइमरी अलग होता था, सेकेंडरी अलग होता था, और सेल्फ इंडक्शन में म्यूचुअल भी प्राइमरी भी यही है, और यानी सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी यही है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बदलाव लाने वाला भी बस इतना ही है, खुद से इंडक्शन। अपोजिंग ईएमएफ आया, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होना शुरू हुई, और जैसी डेवलप होना शुरू हुई तो तुरंत इसने अपने ही खिलाफ एक बैटरी जैसा माहौल क्रिएट किया जिसने इस करंट को
एकदम से डेवलप होने नहीं दिया, बल्कि धीरे धीरे डेवलप होने दिया। अगर ये बैटरी ना आती तो ये करंट एकदम से डेवलप हो जाता। ये है, यानी कॉइल किसी की सगी नहीं है, अपने खिलाफ है, ऐसा भी नेचर है, अपने ही खिलाफ है, अपनी ही बात को काट दे रही है कि नहीं हमको करंट नहीं बढ़ाना। ये नेचर है यार कॉइल का। तो अब यार इसमें क्या है, फिर से वही बात है कि अगर मैं कहूं इसका लिंकेज फ्लक्स निकालना है, लिंकेज फ्लक्स, तो क्या लिखोगे यार, इसके नंबर ऑफ टर्न और फ्लक्स ड्यू टू इटसेल्फ, ड्यू टू इटसेल्फ। नहीं, अब फ्लक्स का कैलकुलेशन हर एक के लिए तो किया भी नहीं जा सकता, तो मैं कहूंगा यार ठीक है, फ्लक्स का फॉर्मूले में कुछ बी आएगा, एरिया आएगा, बी के फॉर्मूले में कुछ आएगा, दूरी आएगी, आई आएगा, और यहाँ थीटा भी तो आता ही है, और आई के अलावा बहुत कुछ सामान क्रिएट हो जाएगा। तो क्यों ना हम उसको एक, और इसी को क्यों, इसका नाम हमने क्या रख दिया है, एल। एल क्या है यहाँ पर, एल का नाम यहाँ क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस, और इसकी भी यूनिट क्या होगी, हेनरी। अरे सीधी सी बात है, जिस जगह पे एम आता था उसी जगह तो आया है, सारी कहानी तो बिल्कुल सेम ही है। तो मैं कहूंगा यार लिंकेज फ्लक्स के फॉर्मूले में आई के अलावा जो कुछ आया है, एन फाई के फॉर्मूले में वही क्या है ना। तो बताओ ईएमएफ का फॉर्मूला जो कि माइनस डी बाई डी टी ऑफ एन फाई हुआ करता था फैराडे लॉ में, अब क्या हो जाएगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो ले देगा यार, फैराडे लॉ भी अपडेट कर देते हैं, पहले वाला अब वाला, है ना। और अब ये जो नया नाम आया उसके स्टेप समझ लें। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? सेल्फ इंडक्शन का केवल एक ही एग्जाम्पल है और वो है आइडल सोलेनाइड, और कोई सी एग्जाम्पल में सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला काम ही नहीं करता है। नहीं नोट करोगे यार? यस, केवल आइडल सोलेनाइड। नोट कर लिया भाई लोग? अरे मैं टेस्ट कर रहा हूँ, चलता कहाँ है ये। हाँ, अभी ये कॉइल सोचो बड़ी हो जाए, थोड़ा और फैली हुई हो जाए, तो इधर किनारे वाली कॉइल का असर यहां तक, इसका असर वहां तक, तो उसमें बहुत सारी चीजें एक्चुअली शामिल हैं भाई। एक सोलेनाइड छोटा सा है तो उसके अल्फा बीटा छोटे होते हैं, वो सारे पैरामीटर उसमें आ जाएंगे। हाँ भाई, फॉर्मूला लिख लिया है। तो हम लोगों ने यार जैसे म्यूचुअल फ्लक्स की कहानी बनाई थी, एन फाई के फॉर्मूले में आई के अलावा जो आता है, यहां भी हम लिख रहे हैं एन फाई के फॉर्मूले में आई के अलावा जो कुछ आता है उसका नाम सेल्फ इंडक्टेंस है। अभी तक म्यूचुअल इंडक्टेंस चल रहा था, अब क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। अंतर बस इसी सोच का है कि पहले दूसरी कॉइल इसको इंड्यूस करती थी कि प्राइमरी को, सेकेंडरी को, और अब प्राइमरी भी यही है और सेकेंडरी भी यही है। तो इसका केवल और केवल एक एग्जाम्पल है और वो है आइडल सोलेनाइड। एक आइडल सोलेनाइड, ऐसा कोई आइडल सोलेनाइड है, बहुत लंबा होता है आइडल सोलेनाइड, ठीक है। ये एल लेंथ का, आर रेडियस का, स्मॉल एन
टर्न पर सेंटीमीटर या टर्न पर यूनिट लेंथ। ये इतनी चीजें दे रखी हैं और हमें इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस के स्टेप बनाना है। क्या तुम इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस लिख सकते हो बिना मदद के? स्टेप तो तुम्हें पता ही है, करके बताओ। कर लिया? क्या है? करो करो। ठीक है। इसको स्मॉल एन के टर्म में याद करने का फैशन है। अगर तुम स्मॉल एन के टर्म में लिखो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मुझे बताओ, कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ टर्न और स्मॉल एन कैसे रिलेट किए जा सकते हैं? एनएल से। मैं इस पूरे फॉर्मूले को स्मॉल एन के टर्म में याद कराने वाला हूं, ठीक है? तो बता, लिंकेज फ्लक्स के स्टेप्स क्या होंगे? एन फाई, ये एन किसके? टोटल नंबर ऑफ टर्न है, और फाई इसकी वजह से। अब बताओ फाई का फॉर्मूला क्या होता है? बी ए कॉस जीरो, ठीक है? इसकी मैग्नीफील्ड तो इसी से सीधे सीधे पास करेगी, 0 डिग्री का ओरिएंटेशन है। बी की जगह क्या? एन आई, एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर कॉस जीरो 1 हो गया। अच्छा, मैं कह रहा हूं स्मॉल एन के टर्म में ही बात कर लेते हैं, तो यहां क्या लिख दें? एन एल, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर एल पाई आर स्क्वायर आई। अच्छा बता, एल पाई आर स्क्वायर, बल्कि यार पाई आर स्क्वायर मैंने क्यों लिख दिया? एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? मैं एरिया, इसको पाई आर स्क्वायर लिखो ही मत। एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? ये क्या होता है? वॉल्यूम, यानी पूरे सोलेनोइड का अंदर अंदर का जो वॉल्यूम है वो। तो ये आंसर आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम इंटू आई। तो यही क्या आ गया? एल। एल कितना आ गया? म्यू नॉट एन स्क्वायर वी। ये याद रखना आसान है यार। हाँ रख लेना यार। ये वाला नहीं, बोर्ड में नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, एम एफ बराबर एम डी आई बाई डी टी होता है। आइडियल सोलेनोइड का याद कर लो यार, ये एक फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट कर लिया भाई लोग? नहीं भाई, 3:30 तो बजा ही दो यार, हो सकता है टॉपिक ही खत्म हो जाए। देखिए कितना बचा है, जरा सा तो बचा है। हाँ तो ये तो खत्म होता दिख रहा है मुझे। ये कर लिया भाई। अब एसी शुरू होगा अगली क्लास में। अब अगली क्लास में एसी शुरू होगा। ये क्वेश्चन करना है भाई। ये क्वेश्चन ही अगली पिछली पूरी कहानी को कनेक्ट करने वाला है। अब तक हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं उनको कैसे अप्लाई करना है वो इसी क्वेश्चन से पता करने वाले हैं हम लोग। हाँ भाई इधर ध्यान दे जरा। एक प्राइमरी कॉइल है जिसमें 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और इसका करंट फिक्स नहीं है। इसका डी बाई डी टी दे रखा है, कितना? 1000 एम्पियर पर सेकेंड। डी बाई डी टी दे रखा है, आई दे रखा है। और ये सेकेंडरी कॉइल है जिसमें 100 टर्न है। म्यूचुअल इंडक्टेंस दे रखा है 5 मिली हेनरी। एमएच का मतलब है मिली हेनरी, यानी 5 इंटू 10⁻³ हेनरी ये दे रखा है। पहला क्वेश्चन पूछा गया, लिंकेज फ्लक्स एसोसिएटेड विद सेकेंडरी कितना होगा? लिंकेज फ्लक्स एसोसिएटेड विद सेकेंडरी कितना होगा? तो एकदम दिमाग ब्लैंक हो जाएगा कि ये क्या पूछ लिया है। यस, क्वेश्चन पूछा है लिंकेज फ्लक्स एसोसिएटेड विद सेकेंडरी। कोई थॉट?
क्या क्या करोगे? वही अगर देंगे सच में 100 ले लेंगे और bA cos थीटा क्या करोगे? n n सर 100 लेंगे n और अल्फा नहीं, वो सॉरी 5 फाइव। यस, n की जगह क्या लिखोगे? 5 की जगह क्या लिखोगे? bA cos 0 सर b की जगह म्यू नॉट i/2 प्राइमरी का क्यों? आपने सर सेकेंडरी क्या ये कोई ऐसी कॉइल है जिसके b का फॉर्मूला तुम जानते हो? नहीं जानते ना यार। तो 5 में तो b के फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, वो हम जानते नहीं है। तो क्या करें? अगला कोई ख्याल? यार लिंकेज फ्लक्स पूछा है तो कुछ और निकाल दोगे क्या? यस, n फाई इक्वल टू एम आई होता है, तो m तो दिया है और i भी दिया है, तो हमें n फाई सोचने की जरूरत ही नहीं है। n फाई और एम आई, अब तुम कह कुछ भी रहे हो, कह सकते हो कि वही तो कह रहा था। तो m की जगह कितना? 5 इंटू 10⁻³ और i की जगह कितना? 5। तो यार जब लिंकेज फ्लक्स पूछा जाए तो ख्याल यही आएगा, लेकिन तुरंत ये भी ख्याल आना चाहिए लिंकेज फ्लक्स एम आई के भी तो बराबर होता है। हमने इसीलिए तो m डिफाइंड किया है कि लिंकेज फ्लक्स के बारे में ना सोचना पड़े। तो कितना आ गया यार ये? 25 इंटू 10⁻³ वेबर। यार ये फ्लक्स की यूनिट वेबर होती है, नंबर मल्टीप्लाई करने से भी वो वेबर ही रहेगा। ये इतना आ गया भाई, पहला क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन कि करंट को 5 एम्पियर से 5.01 एम्पियर चेंज हुआ है, तो लिंकेज फ्लक्स में कितना चेंज हुआ? फिर ना कहना है, वही तो कह रहे थे। जो पूछा पहले तो उसको समझो कि ये पूछा क्या है, पहले तो समझो क्या पूछा है। इसका नाम मैं चलो लिंकेज फ्लक्स का नाम नहीं, इसका नाम लिंकेज फ्लक्स का हाँ, जो कुछ करना है वो करो और मुझे बुला के दिखाओ सर ये किया मैंने। फैसले खुद से लेना भाई, सही गलत जो भी है कर दो। करंट चेंज फ्रॉम 5 एम्पियर टू 5.0 लिंकेज फ्लक्स में बदलाव बताओ। तो लिंकेज फ्लक्स में बदलाव तो मतलब किस में बदलाव? लिंकेज फ्लक्स का नाम क्या लिख दें? लिंकेज फ्लक्स का नाम F लिख दें। लिंकेज फ्लक्स का नाम मैंने क्या रखा है? F। तो लिंकेज फ्लक्स में बदलाव हमें यानी क्या चाहिए? चेंज इन फ्लक्स। तो मैं कह रहा हूं डेल्टा F बताओ। डेल्टा F तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो F फाइनल माइनस F इनिशियल। तो F फाइनल क्या होगा? M इंटू आई फाइनल, M इंटू आई इनिशियल। तो M बाहर आ गया तो क्या आएगा? I फाइनल माइनस, तुम सीधे लिख सकते हैं यार M इंटू डेल्टा आई, M इंटू डेल्टा आई। क्या इतनी बात समझ में आई? M कितना है? 5 इंटू 10⁻³ डेल्टा आई 0.01। ये आंसर हो गया लिंकेज फ्लक्स का बदलाव। भाई लिंकेज फ्लक्स एम आई होता है तो उसका चेंज M इंटू डेल्टा आई होगा, M थोड़ी बदलेगा, आई बदला है। क्या इस बात की किसी को आपत्ति है? इतने तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा है सेकेंडरी पे इस इंस्टेंट पे कितना ईएमएफ होगा, जो इंस्टेंट इसमें दिखाया गया है, ये जो डायग्राम दिखाया गया इस समय इस पे कितना ईएमएफ आएगा, इसमें कितनी बैटरी लगेगी, उसका ईएमएफ बताना है। क्या लगाएं? सर वो m d माइनस m di/dt। तो क्या m दिया है? कितना दिया है? नहीं, 5 इंटू 10⁻³ और di/dt दिया है 10⁻³ तो 10⁻³ 10⁻³ 0 हो जाएगा 10⁻। तो ये क्या बना? -5 वोल्ट। माइनस के बाद बता रहा है कि अपोज करने के डायरेक्शन में। इतने तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सब कुछ पढ़ने के बाद अगर लैंग्वेज सामने नहीं आई है तो फिजिक्स तब भी मुश्किल होती है। क्या इतनी बात जनता को समझ में आ गई है?
तो अब मैं क्या करने वाला हूं, कुछ फॉर्मूले देने वाला हूं सीधे सीधे। तुम लोग बोर हो रहे हो, मैं सीधे सीधे फॉर्मूले देने वाला हूं, और फॉर्मूला बेस्ड ही बातें उसमें पूछी जाती हैं, इसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। तो आगे की कहानी में मैं केवल फॉर्मूले बता रहा हूं। यस, कहानी मुझे खत्म करना है आज अभी। बिल्कुल नहीं बची यार, सब फॉर्मूला फॉर्मूला बचा है। इंडक्टिव करंट का क्या सर्किट? नोट कर लिया भाई लोग? किसी कॉइल का अगर मुझे L पता है, क्या पता है? L क्या होता था? L होता था उसका सेल्फ इंडक्टेंस। तो उस इंडक्टर के अंदर जब भी यार करंट डेवलप होता है, तो करंट डेवलप होने के दौरान क्या यहाँ पे एक बैटरी जैसा माहौल आता है जो उसका अपोज करता है, लेकिन आखिरकार जीत किसकी होती है? सोर्स बैटरी की। सोर्स बैटरी उसमें करंट फ्लो करा के रहता है, लेकिन क्या थोड़ी देर ये खिलाफत करता है कि नहीं, है ना? उस खिलाफत के दौरान इस कॉइल के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, क्या स्टोर होता है? एनर्जी। मैग्नेटिक फील्ड इस बात का इंडिकेटर है कि इसमें एनर्जी स्टोर हुई है। कुल मिलाकर कोई भी सिस्टम जो फील्ड क्रिएट करे, उस सिस्टम को बनने में एनर्जी, है ना, इस बैटरी के खिलाफ जितना एक्सटर्नल बैटरी ने वगडन किया है, वो वगडन इसमें स्टोर हो गया है, और उसी जमा वगडन का नाम क्या होता है? स्टोर्ड एनर्जी। और उस स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ Li²। दैट्स इट, हाफ Li²। और एनर्जी है तो ये किस में होगा? जूल में होगा। हमें L पता हो और I पता हो तो किसी कॉइल के अंदर स्टोर एनर्जी निकाली जा सकती है। क्लियर है? जैसे यार काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता था, उसी लुक में है, और बहुत एनालॉगस टर्म भी है। तो ये स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखना है, इसमें और कोई बात करने की जरूरत मुझे नहीं है। एक आइडियल सॉलिनॉइड, बता रहे, एक आइडियल सॉलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। इसका मतलब इसको बनाने में कभी किसी एक्सटर्नल सोर्स ने एनर्जी खर्च करी है, और वो एनर्जी होगी हाफ Li²। L तुमने अभी अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा है? μ0 n² इंटू वॉल्यूम इंटू I²। मैं चाहता हूं यार इस फॉर्मूले को जबरदस्ती यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड से रिलेट किया जाए। क्यों? क्योंकि ऐसी कोशिश हमने पहले कभी करी है कैपेसिटर के वक्त। हम लोग जबरदस्ती स्टोर्ड एनर्जी को E से रिलेट करते थे, अब मैं कह रहा हूं B से रिलेट करना है। किससे रिलेट करना है? B से। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेटर है कि इसमें एनर्जी स्टोर्ड है। एनर्जी स्टोर्ड का इंडिकेटर यहां क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। कैपेसिटर में क्या होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं जबरदस्ती यहां B लाना चाहता हूं, तो लाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि B का फॉर्मूला μ0 Ni होता है। यहां तुम्हें यार N नजर आ रहा है, I नजर आ रहा है, μ0 एक बार नजर आ रहा है, तो मैं μ0 एक बार ऊपर और एक नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। अभी समझ में आएगा क्यों मल्टीप्लाई किया है। क्या ये μ0 क्या हो गया? μ0², और यहां N तो स्क्वायर है ही है, और यहां पे I भी स्क्वायर है, सबका स्क्वायर है कि नहीं है? तो पता है ये क्या बन गया? B² इंटू वॉल्यूम। नहीं, क्या U का आंसर कुछ याद नहीं दिला रहा है यार? ये आंसर कुछ याद नहीं दिला रहा है यार? तुम्हें याद है एक कैपेसिटर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसकी स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला होता था हाफ ε0 E² इंटू वॉल्यूम। फिर हमने एक टर्म डिफाइन किया था एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, U/V। क्या आया था? हाफ ε0 E²। क्या ये तुम्हारे अंदर, तुम्हारी मेमोरी में आ रहा है? कुछ ऐसी बातें पहले भी हो रखी हैं।
तो यार ये भी तो बिल्कुल वैसे ही है, जैसे वहां ई स्क्वायर वैसे यहां बी स्क्वायर है ना। तो अगर ये एनर्जी का फॉर्मूला है तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगी? एनर्जी स्मॉल यू से डिनोट करते थे, वो आ जाएगा हाफ म्यू नॉट बी स्क्वायर। और याद रखना बड़ा आसान है यार। ये बताओ पूरे इलेक्ट्रो और मैग्नेटिज्म में जब जब एनालॉगस हुआ है तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन में 36 का आंकड़ा रहा है। मतलब म्यू नॉट जहां नीचे होता ऊपर होता था वहां एप्सिलॉन कहां आता था? और अब म्यू नॉट एप्सिलॉन ऊपर है तो म्यू नॉट कहां है? नीचे है। बड़े आराम से याद रहेगा यार। म्यू नॉट एप्सिलॉन में हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। मतलब म्यू नॉट जब ऊपर होता तो एप्सिलॉन नीचे होता था, अभी एप्सिलॉन ऊपर है तो म्यू नॉट नीचे है ना। और वहां ई स्क्वायर है, यहां बी स्क्वायर है। सेम कॉन्सेप्ट यहां भी इन्वॉल्व हुआ है। क्या ये बात इजी टू डाइजेस्ट है? फील्ड एनर्जी कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं कि फील्ड है कहीं पर, अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका मतलब वहां एक सिस्टम है जिसमें स्टोर्ड एनर्जी है ना। और जितनी स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी। ये फॉर्मूला यही मैसेज देता है, जितनी स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी उतनी ज्यादा स्टोर्ड एनर्जी होगी। क्या बात है? वहां भी हम यही बात करते थे। क्या इतनी बात क्लियर है? और अब इसकी यूनिट क्या हो गई यार? जूल पर मीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि हमने वॉल्यूम से कर दिया है डिवाइड। इसकी यूनिट क्या थी? जूल, तो इसकी क्या हो गई? जूल पर। यार इसकी भी यूनिट क्या होती थी? जूल पर मीटर क्यूब। बहुत सिमिलर बात है यार। अगर वहां याद रहती थी तो यहां भी सीधे सीधे फॉर्मूला ही पूछा जाएगा जब पूछा जाएगा, इसमें और वेरिएशन है ही नहीं। और फॉर्मूला भी देखो यार बहुत कनेक्टेड बताया है, ऐसा कोई एक एनर्जी के फॉर्मूले से दूसरा ला दिया है। क्या याद रहेगा भाई? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर जैसे रजिस्टर का होता है, लिख लो जल्दी से। जैसे रजिस्टर का सीधे फॉर्मूला लिख लो यार। सीरीज कॉम्बिनेशन जैसे रजिस्टर का होता है वैसे इसका होता है। कितना आसान है यार। एल इफेक्टिव क्या? L1 प्लस L2। दो इंडक्टर अगर लार्ज सेपरेशन पे हैं, दूर हैं, बहुत बहुत दूर हैं, तो इसकी फील्ड इसको और इसकी फील्ड इसको इंटरफेयर नहीं करती, तो एल इफेक्टिव क्या होगा? L1 प्लस L2। लेकिन यार अगर दो कॉइलें आसपास हैं तो इसकी फील्ड इसको और इसकी फील्ड इसको इंटरफेयर करेगी। यानी इसमें अपनी वजह से एक बैटरी लगेगी और एक अपोज अपनी वजह से होगा नहीं, और एक अपोज किसकी वजह से होगा? पड़ोस वाली कॉइल की वजह से नहीं। और इसके करंट बदलाव की वजह से एक अपोज अपनी वजह से होगा और एक दूसरे वाले की वजह से नहीं। तुम समझ पा रहे हो यार मैं क्या कह रहा हूं? कि जब तक कॉइल दूर दूर है तो एक दूसरे को असर नहीं करती हैं, और पास पास हैं तो इसका असर उस पे, उसका असर इसमें। म्यूचुअल इंडक्शन 2 बार इन्वॉल्व हुआ है, सेल्फ इंडक्शन 2 बार। तो एल इफेक्टिव का फॉर्मूला होगा L1 प्लस L2। ये तो होना ही चाहिए था, लेकिन साथ में और क्या आएगा? M12 M21। ये क्या गया? M12 M21 मतलब इसकी वजह से उसमें म्यूचुअल इंडक्शन और इसकी वजह से इसमें म्यूचुअल इंडक्शन, इतना फॉर्मूला बन जाएगा। और मैं M12 मतलब 1 की वजह से 2 पे नहीं, 1 पर 2 की वजह से, और M21 मतलब मैं बता दूं म्यूचुअल इंडक्शन में हम लोग एक को प्राइमरी एक को सेकेंडरी मान लेते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन वहां से लाया जाता है जहां से चीजें आसान हो। बाकी एक की वजह से दूसरे पे और दूसरी की वजह से पहले पे म्यूचुअल इंडक्शन अलग अलग नहीं होता है। हमेशा M12 और M21 क्या होता है? सेम होता है। तो क्या एल इफेक्टिव उस केस में क्या आ जाएगा? L1 प्लस L2 प्लस 2M। ये अगर म्यूचुअल इंडक्शन काउंट किया जाए तो ये फॉर्मूला है, ना किया जाए तो वो फॉर्मूला है। अब यार 3 है तो बहुत सारा बढ़ जाएगा, पता है 3 है अगर, तो 3 तो L1 प्लस L2 प्लस L3 आएंगे, फिर एक के अंदर 2 का असर, दूसरे के अंदर 2 का असर, तीसरे के अंदर बचे हुए 2 का असर, 6 टर्म आएंगे M के। नहीं पूछेगा कोई, नहीं चल रहा फैशन तो ना ध्यान लगाए उसमें।
हाँ, म्यूचुअल इंडक्शन हम लोग लाते किसी भी मेथड से हो, लाते हमेशा आसान मेथड से हैं कि एक को प्राइमरी मानते हैं जिसकी वजह से काम करना आसान हो, लेकिन होता सेम ही है। क्या ये बात क्लियर हो गई है? तो सीरीज कॉम्बिनेशन के दो फॉर्मूले हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक ही फॉर्मूला है, क्योंकि इसकी फील्ड इसको और इसकी फील्ड इसको असर ही नहीं करेगी, तो यहां एक ही फॉर्मूला है। कुछ बचा क्या? तो सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, सारे क्वेश्चंस करके आना है, इसके बाद शुरू होगा ऑल्टरनेटिंग करंट। ये इतना बोरिंग नहीं है ऑल्टरनेटिंग करंट, दैट्स नॉट टू बोरिंग।